नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं और नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग विज्ञान में यानी कि जीव विज्ञान में मानव के श्वसन तंत्र से संबंधित जो दोनों फेफड़े हैं इनके बारे में, इनके जो बाह्य लक्षण हैं, इनकी जो आंतरिक संरचना है और इनकी जो श्वसनी वृक्ष हैं, इन सबको हम आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और उन सभी लोगों से अपील भी करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं और आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और अंत में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सबसे पहले लंग्स यानी कि पल्मोन्स। फेफड़े को लंग्स भी कहा जाता है, इसको पल्मोन्स भी कहते हैं। तो पल्मोन्स का हम सबसे पहले जो एक्सटर्नल फीचर है इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसका एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे हैं तो इसका पहले हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेकिया है यानी कि श्वासनाल है। श्वासनाल दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हालांकि हम यहाँ पर अभी डिटेल में धीरे धीरे करके हम पढ़ाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा दाहिना फेफड़ा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं ये बायां फेफड़ा। ठीक है, ये हमारा क्या है, वक्षी भाग है। इसके बीच में, ठीक है, दोनों तरफ एक फेफड़ा दाहिनी तरफ, दूसरा फेफड़ा बाईं तरफ पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, बीच में एक मध्य में अवकाश होता है, माने खाली स्थान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मध्यावकाश बोलते हैं। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, मध्य में है और अवकाश है, इसलिए इसको कहा जाता है मध्यावकाश। तो जो बीच में मध्यावकाश है इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेडिस्टिनम। क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनम। चलिए हम लिख दे रहे हैं मेडिस्टिनम। तो ये मेडिस्टिनम के दोनों तरफ एक एक फेफड़ा पाया जाता है, एक दाहिनी तरफ दूसरा बाईं तरफ। जो दाहिनी तरफ पाया जाता है उसको दायां फेफड़ा कहते हैं या राइट लंग्स कहा जाता है। जो बाईं तरफ पाया जाता है उसको बायां फेफड़ा कहते हैं या लेफ्ट लंग्स कहा जाता है। जो दाहिनी फेफड़ा है बाईं फेफड़ा की अपेक्षा बड़ा है लेकिन लंबाई में कुछ छोटा है। बड़ा क्यों है, यहाँ पर हमारा हृदय रहता है, बाईं तरफ हमारा हृदय होने के नाते जो बायां फेफड़ा होता है उसको स्पेस कम मिल पाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसकी अपेक्षा छोटा होता है लेकिन लंबाई में बड़ा होता है। आइए देखिए हमारे फेफड़े का जो ये वाला हिस्सा है, बाहर की तरफ चौड़ा वाला हिस्सा है, ये कैसे होता है, ये अवतल होता है। अवतल जानते हैं ना, जो इस तरह भाग होगा उसको अवतल कहा जाता है। ठीक है, या इसको कॉनकेव कहा जाता है। ये वाला पोर्शन कॉनकेव होता है, लेकिन यहाँ वाला जो पोर्शन होता है ऐसे होता है ना, देख रहे हैं, इस तरह कुछ होता है डायाफ्राम की तरफ। जो डायाफ्राम की तरफ होता है, यानी देखिए डायाफ्राम से क्या होता है, हमारा उदर गुहा और वक्षी गुहा दोनों अलग अलग भागों में बटा होता है। तो इस वाला हिस्सा जो होता है ये कैसे होता है, उत्तल होता है। उत्तल का मतलब आप समझ गए हैं, ये वाला इधर हिस्सा उत्तल होता है, ये होता अवतल होता है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों समझते चलिए। या इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो ये उत्तल डायाफ्राम की तरफ जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आधार बोलते हैं, यानी कि बेस। फेफड़े का बेस क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा है डायाफ्राम की तरफ। ठीक है, ये क्या है, ये बेस है इसका। और इसका जो है शीर्ष यानी कि ये चोटी, इसको एपेक्स कहते हैं। अपेक्स, ये अपेक्स क्या है, शीर्ष से कहां पे पाया जाता है, यहां पर एक हड्डी है जिसको क्लेविकल हड्डी कहा जाता है या हंसुली कहा जाता है। तो हंसुली वाले भाग पर फेफड़े का जो हिस्सा पाया जाता है उसको अपेक्स कहा जाता है, यानी कि शीर्ष कहा जाता है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है, हमारा फेफड़ा दोनों तरफ वक्षीय भाग में अपनी अपनी गुहा में ये
पाया जाता है। अपनी अपनी गुहा का मतलब जिस गुहा में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं पता है? जिस गुहा में पाया जाता है उसको फुफ्फुसी वर्णी गुहा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस वर्णी गुहा कहा जाता है। फुफ्फुस वर्णी गुहा कहा जाता है, या इसको प्लूरल गुहा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लूरल गुहा या प्लूरल कैविटी। ठीक है, कैविटी का मतलब गुहा यानी कि गड्ढा। तो अपने अपने प्लूरल कैविटी में या अपने अपने दोनों तरफ प्लूरल गुहा में फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा होता कैसे है? शंकु के आकार का होता है, शंकुआकार होता है, गुलाबी रंग का होता है, काफी लचीला होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। अब इस फेफड़े के चारों तरफ एक पतली झिल्ली से घिरा होता है फेफड़ा। किससे? पतली झिल्ली है, ये देखिए पतली झिल्ली से घिरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस वर्णी कला कहा जाता है, या प्लूरल कला कहते। कला मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, आई बात समझ में? या इसको फुफ्फुस वर्णी कला कहते हैं। तो इससे घिरा होता है। लेकिन यहां पर और आप थोड़ा देखिए, जो फुफ्फुस वर्णी कला है, एक तरफ माने इस तरफ देह गुहा है। तो इस तरफ ये देह गुहा से, अब हम यहां पर आपको ये फेफड़ा बता दिए। अब यहां पर दो हिस्सा हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये मान ली इधर देह गुहा से जुड़ा हुआ है। जो देह गुहा से माने जो जुड़ा है फेफड़ा, भाई जो झिल्ली है दो तरफ जुड़ा होगा, एक फेफड़े से जुड़ा होगा, दूसरा देह गुहा से जुड़ा होगा। जो हिस्सा देह गुहा से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाएगा पैराइटल प्लूरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। और जो हिस्सा फेफड़े से जुड़ा होता है उसको विसरल प्लूरा कहा जाता है। विसरल प्लूरा बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा कहते हैं। और जो हिस्सा देह गुहा से जुड़ा होता है उसको पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो इसमें कोई विशेष जो है अंतराल नहीं होता, एक संभाव्य अंतराल होता है, एक संभावना होती है अंतराल में। तो इसको बोला जाता है संभाव्य अंतराल, हिंदी में संभाव्य अंतराल, या इसको इंग्लिश में बोला जाएगा पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल स्पेस कहा जाता है। और इन जो पोटेंशियल स्पेस है इसमें आपको बताएं कि ये दो एक म्यूकस यानी कि लसिका के समान एक पदार्थ होता है, जिससे दोनों विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। सांस लेने में भी एक दूसरे पर फिसलते हैं, छोड़ते नहीं हैं साथ ही। इसीलिए इसमें बताया ना, इसमें जो अंतराल होता है वो केवल संभाव्य अंतराल होता है, जिसको कि हमने अभी बताया कि पोटेंशियल स्पेस कहा जाता है हिंदी में। और इसमें कभी कभी इनके बीच में वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या कोई और बाह्य पदार्थ है जिसके कारण में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से इसमें एक तरल पदार्थ भर आता है, जिसके कारण क्या होता है? श्वास लेने में काफ़ी कठिनाई होती है, दर्द भी महसूस होता है। इसको एक बीमारी होती है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा कहा जाता है, यानी कि फुफ्फुस, क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस वरण शोथ कहते हैं हिंदी में। फुफ्फुस वरण शोथ कहा जाता है, या इंग्लिश में कहा जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा कहा जाता है। इसका एक और नाम है, उसको बोला जाता है प्लूरेसी नामक रोग। क्या बोलते हैं? प्लूरेसी नामक रोग कहा जाता है। बोलते हैं क्या? प्लूरेसी नामक रोग। तो ये
कहाँ होता है? हमने अभी आपको बताया, जो ब्लिस्टर प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में वायरस, बैक्टीरिया या कोई और पदार्थ के कारण जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें एक तरल पदार्थ भर आता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिस रोग को प्लूरेसी रोग कहा जाता है। इससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसका जो परमानेंट इलाज है, वहाँ से उस तरल पदार्थ को निकाल देना ही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, अच्छा होता है। आइए इसके बाद हम आगे और बताते हैं आपको। अब देखिए, ये जो हमारा ये फेफड़ा है, दाहिना फेफड़ा है, दूसरा बायां फेफड़ा है। दायां फेफड़ा तिरछी खांच के द्वारा, दो तिरछी खांचों द्वारा दाहिना फेफड़ा 3 भागों में या 3 पिंडों में बट जाता है। समझिएगा, ये दो तिरछी खांचों के द्वारा दाहिना फेफड़ा 3 भागों में बढ़ जाता है और बायां फेफड़ा जो है एक तिरछी खांचों द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। सिंपल बात समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर एक पिंड बन गया, बीच में एक पिंड बन गया, एक नीचे पिंड बन गया। ऊपर वाले पिंड को उच्च पिंड कहा जाता है, बीच को मध्य पिंड कहा जाता है और सबसे नीचे जो है उसको निम्न पिंड कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सुपीरियर लोब्स कहते हैं, सुपीरियर लोब्स ऑफ राइट लंग, ठीक है। एकदम ऊपर है, सुपर है, तो ये सुपीरियर हो गया, सुपीरियर लोब्स हो गया, ठीक है, सॉरी लोब्स हो गया। और ये बीच में है इसलिए इसको मिडिल लोब्स कहा जाता है, मिडिल लोब्स ऑफ राइट लंग। हालांकि हम राइट लंग नहीं लिख रहे हैं। और जो नीचे होता है उसको कहा जाता है इंफीरियर लोब्स ऑफ राइट लंग, ठीक। इसमें 2 ही लोब्स हैं, इसलिए ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा? ऊपर वालों को सुपीरियर लोब्स ऑफ लेफ्ट लंग और नीचे वाले को इंफीरियर लोब्स ऑफ लेफ्ट लंग होता है। ध्यान समझिएगा, इसमें 2 लोब्स होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं, यानी इसमें 3 पिंड होते हैं, इसमें 2 पिंड होते हैं। अब यहां से देखिए हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर हम ऐसे लाइन लाइन खींच खींच लिए बना दे रहे हैं। ये क्या है? कार्टिलेज का एक, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि हिंदी में। उपास्थि क्या होता है? एक प्रकार की हड्डी ही होती है, लेकिन हड्डी ये लचीली होती है, छोटी होती है। तो इस हड्डी से यहाँ पर कार्टिलेज क्या होता है? ये एक रिंग बन जाता है, एक बलय बन जाता है। तो ये क्या है? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से जहां आगे चलकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक श्वसनी। इंग्लिश में इसको कहेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई क्या होता है? प्लूरल है, ब्रोंकस क्या है? सिंगुलर है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। दोनों प्राइमरी ब्रोंकस अपने अपने यानी कि एक दाहिने और एक बाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। देखिए यहां पर प्रवेश कर रही हैं। जहां पर ये फेफड़े में प्रवेश करती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है हीलस। क्या बोलते हैं? हीलस। हीलस को हिंदी में कहा जाता है नाभिका। लिख दे रहे हैं हम, नाभिका। तो ये नाभिका देखिए जहां पर फेफड़े में प्रवेश करता है जिस स्थान से, उसी स्थान को बोला जाता है हीलस। ये इधर भी हीलस है, इधर भी हीलस है। समझ बात आ रही है ना? और इस हीलस के द्वारा ही जो शरीर के अंदर, जो हमारा फेफड़े के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती है या जो लसिका वाहिनियां होती हैं या जो तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क जो तंत्रिकाएं निकल के फेफड़े के अंदर प्रवेश करती हैं, वो भी हीलस के ही द्वारा इसके अंदर प्रवेश करती हैं। और जब ये अंदर प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर ये कौन? ये प्राथमिक श्वसनी। देखिए इधर भी प्राथमिक श्वसनी, इधर भी प्राथमिक श्वसनी, याद रखिएगा। तो ये जो है 3 भागों बढ़ जाता है। दाहिनी फेफड़ा, बाएं फेफड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दाहिना फेफड़ा, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। 3 हिस्सों में बढ़ने का मतलब 3 शाखाओं बढ़ के एक एक पिंड में ये पहुंच जाती है। और इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकस।
ये हम दाहिने फेफड़े के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। या इसको बोला जाएगा लोअर ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? लोअर ब्रोंकस कहा जाता है, क्योंकि एक लोब में ये चले जाते हैं। बात समझिएगा। ठीक इसी प्रकार बाईं तरफ की जो फेफड़ा है उसमें प्राथमिक श्वसनी जाके 2 भागों में बंटता है। इसमें 3 भागों में बंटा है, इसमें 2 भागों में बंटता है, क्योंकि इसमें 2 ही लोब्स होते हैं, यानी कि 2 पिंड होते हैं। तो यहां पर भी जो 2 पिंड में बंट करके जो बंट जाते हैं उनको सेकेंडरी ब्रोंकस ही कहा जाएगा, या द्वितीयक। क्या बोलेंगे हिंदी में? द्वितीयक श्वसनी। समझ में आई बात? अब इसके आगे आप समझिए, ये फेफड़ा किससे बना हुआ है? शरीर का कोई भी अंग है वो कोशिकाओं से बनता है। कोशिकाएं जब आपस में मिलती है ना तो क्या बनाती है? ऊतक बनाती है, यानी कि टिश्यूज बनाती है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा फेफड़ा है, ये ऊतकों से बना है, यानी कि कोशिका ऊतक बनाई, ऊतक क्या है? पूरा फेफड़ा बनाया। तो ये जो इसमें संपूर्ण जो ऊतक है फेफड़े को बनाने वाले, उन ऊतक को क्या बोलते हैं? उनको पैरेन्काइमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पैरेन्काइमा। किसको पैरेन्काइमा कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा किसको बोलेंगे? जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा के ऊतकों को पैरेन्काइमा कहा जाता है। ये इसमें एक संयोजी ऊतक से बना हुआ रज्जु होता है, रस्सी होता है। रज्जु का मतलब रस्सी होता है। तो उसके द्वारा संपूर्ण फेफड़ों को 10 खंडों में ये विभाजित करता है। उन खंडों को क्या बोलते हैं? उनको फुफ्फुस श्वसनीय खंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। जैसे आपका फेफड़ा है पूरा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपका फेफड़ा है, ठीक है। अब इस फेफड़े किससे बने हैं? ऊतक से बने हैं। उन ऊतक को क्या कहा जाता है? पैरेन्काइमा कहा जाता है। अब यहाँ संयोजी ऊतक से बनी कुछ रस्सियां होती हैं जो पूरे फेफड़े को, पूरे ऊतकों को 10 खंडों में विभाजित कर, 1 2 3 4 5 10 खंडों में विभाजित कर देती है। संपूर्ण फेफड़े को 10 भागों में बांटती है। 10 भागों में इसको भी और इसको भी। और इसको क्या बोला जाता है? इस खंड को बोला जाएगा फुफ्फुस श्वसनीय खंड कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस श्वसनीय खंड कहते हैं, या इसको ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट कहा जाता है। ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। देखिए स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो इस पे ज्यादा आप मत सोचिएगा, आप समझिए केवल। हमने बताया फेफड़ा हमारा है, दाहिना फेफड़ा 3 खंड में पहले डिवाइड होता है, ठीक है। ऊपर वाले को उच्च खंड या उच्च लोब्स, मतलब सुपरियर लोब, और मध्य लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, इसमें 2 हिस्से में होता है। लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं ये एक फेफड़े और दोनों फेफड़े की बात कर रहे हैं। पूरा फेफड़ा 10 खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड को बोला जाता है फुफ्फुस श्वसनीय खंड अथवा ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट। फिर ये पुनः एक खंड, माने यहां से हमने एक खंड यहां से मान ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये खंड हो गया, ये भी अनेक खंडों में, बहुत सारे खंडों में डिवाइड हो जाता है। एक खंड नहीं, बहुत सारे खंडों में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोला जाता है पिंडक। क्या बोलते हैं? सबको मिला लेंगे तो कहेंगे पिंडकों, ठीक है। एक रहेगा तो पिंडक बोला जाएगा, या इसको लोब्यूल्स बोला जाता है, लोब्यूल्स। तो अनेक ये लोब्यूल्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड कौन करता है? हमने अभी बताया, जो संयोजी ऊतक से बनी जो पट्टियां होती हैं, जिसको कि रज्जु बोला जाता है, उनके द्वारा ये विभाजित होती हैं। और इसी के साथ साथ जहां जहां पर ये रज्जुएं इसको विभाजित करती हैं, इन्हीं के साथ साथ जो रक्त नलिकाएं होती हैं पतली पतली, वो भी विभाजित होती जाती हैं। जो लसिका वाहिनियां होती हैं वो भी विभाजित होती चली जाती हैं। जो इनके साथ तंत्रिकाएं होती हैं, वो भी तंत्रिकाएं भी यहाँ पर क्या करते हैं? विभाजित होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर इतनी बात आपके समझ में आई। यहाँ पर द्वितीयक श्वसनी क्या होता है, फिर आगे चल के ये शाखान्वित हो जाती है और प्रत्येक फुफ्फुस वर्णी जो फुफ्फुस श्वसनी खंड है उसमें प्रवेश कर जाती है। और जब ये डिवाइड होती है, उनको तीसरी बार, माने कि जब ये विभाजित होती है तो इनको कहा जाता है तृतीयक,
क्या बोलेंगे इनको? इनको बोला जाएगा टर्शियरी ब्रोंकियाई। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई कहा जाता है, यानी कि तृतीयक श्वसनी कहा जाता है। ये तृतीयक श्वसनी क्या करते हैं? जो 10 खंडों में विभाजित होती है, प्रत्येक खंड में पहुंचते हैं और फिर इनका क्या होगा? द्विभागी शाखान्वयन होगा। मतलब यहां पर जितने भी हैं, जैसे हम आपको यहां से बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप यहां कंफ्यूजन में आ जाएंगे और कंफ्यूज होने से बचाने के लिए हमको ये जरूरी है कि आपको बताएं। ये क्या है हमारा? ये हमारा ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया से निकलने वाला इसको क्या कहा गया है? ये प्राथमिक श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, या इसको हम कहें प्राइमरी ब्रोंकस। ये है प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे चल के 2 भागों में बट गया है। बायां फेफड़ा है तो 2 भाग में बट गया, और जैसे 2 भाग में बटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी ब्रोंकस कहा गया, सेकेंडरी ब्रोंकस कहा गया। यहां तक समझ में आ रहा है? या इसको कहेंगे द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, श्वसनी। ठीक है, अब द्वितीयक श्वसनी ये वाला हिस्सा ले लिए हम, इसको नहीं। यहां पर भी क्या हुआ? ये फिर ये अनेक खंडों में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहां पर कुल अनेक माने लगभग 10 खंडों में डिवाइड होता है, और 10 खंडों में डिवाइड होकर के एक एक फुफ्फुस श्वसनी खंड में प्रवेश कर जाती है, यानी कि जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है इसमें प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और जब यहां पर खंडित होती है तो इसको कहा जाता है टर्शियरी, टर्शियरी ब्रोंकस कहा गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टर्शियरी ब्रोंकस कहा जाता है। और इसके बाद क्या होता है? ये आगे चल करके सब द्विभागी शाखान्वयन होता है, शाखान्वयन होता है, मतलब 2-2 भाग होता रहता है। आगे चलेगा 2 भागों में, फिर ये 2 भागों में, फिर आगे चला ये 2 भागों में। इस प्रकार ये द्विभागी इनका अनेकों बार शाखान्वयन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसको इंग्लिश में द्विभागी शाखान्वयन कहा जाता है डाइकोटोमस ब्रांचिंग। क्या बोलेंगे इसको? डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहा जाता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। MOUS है, सॉरी MOUS, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहा गया है। तो ये जो है द्विभागी शाखान्वयन होता है, यानी 2 भाग ही बनता है। और अंतिम शाखा को बोला जाता है इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियाई, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियाई कहा जाता है। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियाई। तो ये जो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियाई को हिंदी में क्या बोला जाता है ये भी आप जान लीजिए। हिंदी में इसको अंतः फुफ्फुसीय श्वसनिया कहा जाता है। अंतः फुफ्फुसीय, फुफ्फुस माने फेफड़ा, फुफ्फुसीय श्वसनिया कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होगा, हमको लगता है दोबारा आपको बताना पड़ेगा। ये अंतः फुफ्फुसीय श्वसनिया कहते हैं। अब ये अंतः फुफ्फुसीय श्वसनिया क्या होता है? अनेक अंतिम बार इसका भी शाखान्वयन होगा, जिनको कि छोर श्वसनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? छोर श्वसनिया। फिर आखिरी में जो होगा वो होगा छोर श्वसनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? छोर श्वसनिया अथवा टर्मिनल ब्रोंकस कहा जाता है इसको, टर्मिनल ब्रोंकस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल ब्रोंकस तक जितनी भी ये शाखाएं होती हैं, सब पर क्या होते हैं? कार्टिलेज का ये जो रिंग है, जो बलय है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद कार्टिलेज का बलय जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अब जो भी बनेगा इसके बाद जब विभाजित होता है वो बलय विहीन या छल्ले विहीन जो है शाखाओं में विभाजित होगा, जिनको कि इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। यहाँ पर जब विभाजित होगा अब ये, तो इसको ब्रोंकियोल्स बोला जाएगा, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना?
आइए इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। इसके बाद जो ये ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकियोल्स, ये क्या होता है, जो छोर श्वसनियाँ होती हैं जिसको कि टर्मिनल ब्रोंकस कहा जाता है, इसे टर्मिनल ब्रोंकस के बाद जितनी भी ये शाखाएं में डिवाइड होती जाती हैं, ठीक है, इसमें छल्ले नहीं होती हैं, छल्ले विहीन होती हैं। ये यहाँ तक छल्ला हुआ है, अब इसके बाद छल्ले विहीन होती जाती हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस, ये इसमें क्या होता है, विभाजन होता रहता है, यानी कि शाखाओं में बढ़ता जाता है। और अंतिम शाखा को क्या बोलते हैं, इसमें अंतिम शाखा को पिंडकीय श्वसनिकाएं कहा जाता है। अंतिम शाखा मान लीजिए विभाजित होता चला गया, फिर विभाजित हुआ ये, और जो अंतिम शाखा है इसको बोला जाएगा, क्या बोलते हैं, पिंडकीय श्वसनिकाएं कहा जाता है। पिंडकीय श्वसनिकाएं, ठीक है, या लोबुलर ब्रोंकियोल्स, क्या बोलेंगे, लोबुलर ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, ठीक है ना, जो अंतिम शाखा होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक एक एक जो है, जो शाखा है, एक एक जो लोब्यूल्स होते हैं, जो पिंडक होते हैं, उसमें प्रवेश करती है। समझ में आ रही है ना। इसके बाद इसमें से 6 छोर श्वसनियाँ में बट जाती हैं। कितने? 6 छोर श्वसनियाँ में, ठीक है, एक भाग में नहीं, ऐसे ऐसे करके 6 छोर श्वसनियों में बट जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। तो ये 6 छोर श्वसनियों में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर जिनको कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर ये आगे जो है, आगे जो डिवाइड होती हैं, इनको फिर क्या बोलते हैं, प्रत्येक को इनको बोला जाता है श्वसन श्वसनिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वसन श्वसनिकाएं, श्वसन श्वसनिकाएं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इनको बोला जाएगा श्वसन श्वसनिकाएं, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहा जाएगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, आगे चल करके ये 2 से लेकर के 11, कितना? 2 से लेकर 11 शाखाओं में ये बट जाती हैं, जिनको कि कूपिका नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूपिका नलिका, यानी कि एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। आगे चल के ये कितना? 2 से लेकर कहीं 2 पैर, कहीं जो है 11, इन नलिकाओं में बढ़ जाता है, जिनको कि कूपिका नलिका कहते हैं। कूपिका नलिका कहा जाता है। समझ में आ रही है ना। या एल्वियोलर, क्या बोलेंगे इसको? एल्वियोलर डक्ट कहा जाएगा। एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। स्पेलिंग गलत हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये जो क्यों एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो वायु कोष्ठक होता है, वायु कोष्ठक के गुच्छे में ये प्रवेश कर जाता है। वायु कोष्ठक माने एल्वियोलर का जो है, जो गुच्छा होता है, तो उसमें ये क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, वहां पर भी विभाजित होता है। उन गुच्छों से ये विभाजित हो करके एक एक वायु कोष्ठक में प्रवेश कर जाता है। अगर इस प्रकार आप देखेंगे तो पूरा यहाँ से ट्रैकिया से लेकर के इनका लगभग 24 से 25 बार इनका विभाजन होता है। ये शाखाओं में विभाजित होती रहती हैं, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोला जाएगा श्वसनी वृक्ष कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? श्वसनी वृक्ष कहा जाता है, या ब्रोंकियल ट्री कहते हैं इनको। ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है, या श्वसनी वृक्ष कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये शाखाओं में विभाजित होती चली जाती है, एक वृक्ष के समान या वृक्ष के सदृश एक संरचना बना लेती है, जिनको क्या बोलते हैं? श्वसनी वृक्ष या ट्रैकियल ट्री कहते हैं। यह भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है वायु संचालन क्षेत्र, दूसरे को कहा गया है श्वसन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वायु संचालन क्षेत्र। 2 हिस्से में है, एक को वायु संचालन क्षेत्र कहा जाएगा, क्षेत्र, ठीक है। और दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरा हिस्सा, दूसरे कहा जाएगा श्वसन क्षेत्र। वायु संचालन क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एयर कंडक्टिंग जोन कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? एयर कंडक्टिंग
जोन कहा जाता है। और जो हमारा श्वसन क्षेत्र है इसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी जोन, इंग्लिश में रेस्पिरेटरी जोन कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे वायु संचालन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक को वायु संचालन क्षेत्र कहा जाता है। आप देखिए, अब यहाँ पे हमने तो मिटा दिया है, लेकिन ट्रेकिया के बाद यानी कि प्राथमिक श्वसनी में जब डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकियस में, वहाँ से लेकर करके जो यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ तक के संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वायु संचालन क्षेत्र कहा जाता है। फिर से प्राथमिक श्वसनी यानी कि प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक, देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ तक कि जितना क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाएगा वायु संचालन क्षेत्र या एयर कंडक्टिंग जोन। समझ में आ रही है। बाकी जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, जब हम लोग सांस ले लेते हैं और सांस लेने के बाद वायु कहाँ प्रवेश करता है, फेफड़े के एकदम अंत में, जिसको कि वायु कोष्ठक कहते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ पाई जाती है, दोनों मिलाकर कहा जाए तो 30 करोड़ पाई जाती है। तो वहां पर वायु पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन कहा जाता है। बस मुझे लगता है कि आप शायद यहाँ पर समझ चुके हैं सारी चीज़ों को, और आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इतना ही, धन्यवाद।